चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। हम टोटल आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कवर किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होता है वो किसके मूवमेंट के द्वारा होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एटम, आयन या फिर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयन। मतलब इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होता है, एटम के मूवमेंट से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होता है, आयन के मूवमेंट से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयन दोनों के मूवमेंट से हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन मिलता है। 10 सेकंड में आप लोग अपना अपना जवाब देंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। देखते हैं, काफ़ी बच्चों ने आयंस लिखा है, सो दैट इज आल्सो राइट। इसका सही ऑप्शन होगा आयन। काफ़ी बच्चे एटम लिख रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एटम के द्वारा नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। है क्या इलेक्ट्रोलाइट? पहले समझ लेंगे इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आर इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में आयन देते हैं, और ये जो आयन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करते हैं। बट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दैट इज कोवैलेंट सब्सटेंस, और ये सॉल्यूशन में आयंस न देने के बजाय ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल देते हैं, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल देते हैं जो कि करंट उत्पन्न नहीं करता। अब चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयंस जो होते हैं, आयंस के मूवमेंट के कारण, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सॉल्यूशन में आयन देते हैं। जब आयन देते हैं तो एटम के मूवमेंट के कारण थोड़ी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होगा, आयन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एज रिलेटेड एज। किस प्रकार से रिलेटेड है ये तो सभी जानते होंगे। फर्स्ट के वी प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, and K is directly proportional to square root of conductance, या conductance is square root of is proportional to the square root of resistance। तो इसका मेन ऑप्शन क्या होगा? आपके पास मिलते हैं 10 सेकंड। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। आपके पास है 10 सेकंड का ऑप्शन, फटाफट से लिखिए। अरे वाह, क्या बात है, काफी बच्चों ने सही बता दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर देखें। हाँ, बी बता रहे हो, सही है, परमानेंटली सही है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखना चाहें हम, क्या कह रहा है? जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम सिंपल कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो ये इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिविटी किसी की ज्यादा होती है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, चालकता ज्यादा होती है तो प्रतिरोधकता कम होती है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो जिसे हम Kv से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब फाइनली हमारा यही तो आया, Kv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम एक उदाहरण की तरफ चलें कि आखिर कैसे ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के कैसे होता है। अगर आपको बाइक चलानी हो, सरफेस पर चलाइए, प्लेन सरफेस, जैसे हाईवे पे आप चला रहे हैं, उस पर अच्छा चला पाएंगे तो ऐसी रोड पे चलाएंगे जहां पर सड़क अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है। मतलब प्लेन रोड पे कंडक्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है, वहां पर प्रतिरोधकता कम है, उबड़ खाबड़ स्थान कम है, इसलिए वहां पर आपकी बाइक तेज चल रही है। जहां पर उबड़ खाबड़ स्थान होंगे वहां पर थोड़ी बाइक तेज चल रही है। बात समझ में आई? सो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए, यूनिट का जो आता है आपके एग्जाम में, हर एक चैप्टर से 1-2 यूनिट तो आते ही है। मतलब किसी की भी अगर
कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कोई फार्मूला है यहाँ पर, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, इनमें से किसी एक का तो दे ही देता है, आप यूनिट निकालो। तो एक ये तो नंबर के हो गए, इसलिए आप यूनिट ध्यान रखा कीजिए, यूनिट सभी, और यूनिट तभी ध्यान होंगे जब आपको फार्मूले याद होंगे, और फार्मूले तभी याद होंगे जब आप घर पे पढ़ोगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं कि कैसे यूनिट क्या होगी। इसमें कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होगी ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगी, मतलब केवी की यूनिट क्या आएगी, व्हाट इज यूनिट ऑफ केवी, केवी की यूनिट क्या होगी। आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन है, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग, काफी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी बात, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप जरूर आगे बढ़ोगे, आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। सो चलिए ऑप्शन नंबर बी कैसे सही होगा उसको हम प्रूव करने के लिए अगर देखें तो हम जानते हैं सिंस जो केवी होता है, केवी इज इक्वल टू 1/रो या फिर प्रोपोर्शनल टू 1/रो, आप बता सकते हो। यहाँ पर कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो केवी इक्वल टू 1/रो, तो हम जानते हैं सिंस रो की वैल्यू क्या होती है, RA/L, वेयर R इज रेजिस्टेंस, A इज एरिया एंड L इज लेंथ। हम रो की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो केवी इक्वल टू 1/RA/L। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे केवी की जो वैल्यू आएगी, ये L तो ऊपर चला जाएगा, L/RA, L की वैल्यू हम रखते हैं सेंटीमीटर में, अगर तो R हमारा ओम में होगा, ओम, अरे भाई R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम ही तो होता है वो। अच्छा, और A मतलब एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, 1 सेंटीमीटर बचा, ये भी ऊपर चल जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ केवी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नोट करें, नोट कर लें, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वी आर रिलेटेड एज, जो लैम्डा वी है और के वी है इसमें क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, ज़्यादातर आपके एग्जाम में रिलेशन से ही पूछे जाते हैं, और यदि आपको फार्मूला याद है, फार्मूला ही सब कुछ है। अगर आप फार्मूला याद हो, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फार्मूला आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में याद है, तो आप रिलेशंस पूछा गया वो बता सकते हो, यूनिट पूछा गया वो बता सकते हो, क्वेश्चंस आए वो बता सकते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए वो भी बता सकते हो, या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं है क्वेश्चन, आपके डिफिनीशंस पूछ ली गई फिर भी बता सकते हो। तो मेनली आपका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। कभी कभी डिफिनीशन नहीं याद होती तो बच्चे अपने मन से अगर जो दिमाग लगाते हैं तो वो उस फार्मूले से डिफिनीशन बना सकते हैं, क्योंकि डिफिनीशन फार्मूले से होता है। हालांकि किताबी भाषा कुछ अलग लिखा जाता है, आप अलग लिखोगे, लेकिन आप सही लिखोगे यदि आपको फार्मूला याद होगा, इसलिए फार्मूला बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो केवी एंड लैम्डा वी में क्या रिलेशन होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है, आपके सामने भी दिख रहा है कि लैम्डा वी इक्वल टू केवी, लैम्डा वी इक्वल टू 1/kv एंड लैम्डा वी इक्वल टू केवी इंटू में वी, और लैम्डा वी इक्वल टू 1/kv इंटू में वी। तो अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन बोलने से पहले काफी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सही जवाब दे दिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ऑप्शन से बोलो, अरे वाह, पढ़े रहे हो बच्चों, पढ़ाई हो रही है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा वी इक्वल टू के वी इंटू में कैपिटल वी, काफी बुकों में स्मॉल वी दे देता है, दैट इज रॉन्ग, मतलब वो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, वो कैपिटल वी है हमारा, ये चीज ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अब की बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो किस यूनिट, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट। क्या बात है, क्या बात है, काफी बच्चों ने बहुत सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खुशी होती है देख करके, बहुत अच्छी बात। अब चलिए, जी हाँ, आंसर नंबर डी ही इसका सही होगा, आंसर नंबर डी ही सही होगा। कैसे सही होगा, डी में कहा जा रहा है
जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है केवी की वैल्यू तो आपको मालूम है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जो लेमडा वी की होता है यूनिट, वो हम बताते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट लिखिए, या इक्विवेलेंट इनवर्स ये होता है। अब इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम जानते हैं रिलेशन आपको दिख रहा है, लेमडा वी इक्वल टू के वी इंटू में कैपिटल वी। हम जानते हैं, यदि आप ध्यान समझिएगा, यदि हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया जा रहा है, फॉर लिख लेंगे, फॉर नोट में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो V की वैल्यू आती है डाइल्यूशन V, वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मली आप अगर देखो एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर के रूप में ले रहे हैं, लेंथ का हमारा सेंटीमीटर होता है और वॉल्यूम का हमारा सेंटीमीटर क्यूब। इट इज डाइल्यूशन, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति इक्विवेलेंट। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, अगर हम यही चीज बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो फॉर मोलर कंडक्टेंस की बात करें, तब हमारी V की वैल्यू V इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब अपान प्रति मोल, मतलब सेंटीमीटर क्यूब प्रति मोल होती है मोलर कंडक्टेंस में प्रति मोल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में प्रति इक्विवेलेंट, यही इतना अंतर होता है। तो इसमें क्या रखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब प्रति इक्विवेलेंट। केवी की वैल्यू हम सभी जानते हैं, इधर यूनिट निकली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई में V की वैल्यू हम क्या रखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब प्रति इक्विवेलेंट। इधर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट का इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यदि डाइल्यूट किया जाए, पानी में घोला जाए, तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या फिर अनचेंज रहेगी, क्या होगी? ये आपको बताना है। मतलब सिंपल से समझिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब वो गाढ़ा रूप में है, वो कंसंट्रेट है, मतलब शुद्ध एकदम है, उसमें पानी की मात्रा नहीं है, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि उसमें जल में घोला जाए, डाइल्यूशन किया जाए, तो क्या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी? कह रहा है कि क्या उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज, या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? जी हाँ, यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम जल में घोलते हैं उसके सॉल्यूशन को, तो वो फाइनली हमारा उसकी जो कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो बढ़ता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट करा है व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। आपके पास 10 सेकेंड का ऑप्शन मिलता है। अरे वाह, क्या बात है, काफी बच्चों ने सही जवाब दे दिया। ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। क्यों? तो हम जानते हैं कि लेमडा वी यदि हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम जानते हैं लेमडा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इक्वल में हम दिखाएंगे, इक्वल में के वी इंटू में कैपिटल वी। अगर ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इक्वल में, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो वो इंक्रीज हो रहा है तो ये आल्सो इंक्रीज होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन में कह रहा है कंडक्टिविटी सी एंड रेजिस्टिविटी आर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आज। इसको कौन नहीं जानता यार? 10 सेकेंड का आप 1 सेकेंड में कर पाओगे इसको। अरे सिंपल सा है, कंडक्टिविटी अभी हमने सर जस्ट पहले बताया, जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा। 9वां देखते हैं। 9वां का रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट शो द रिलेशन। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होते हैं और कंडक्टेंस होता है और सेल कांस्टेंट, ये रिलेशन को शो करता है। ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस अपॉन सेल कांस्टेंट ना, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट का स्क्वायर।
तीसरा दे रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन कंडक्टेंस, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन मिलता है, देखते हैं कितने बच्चे सही इसको कर पाते हैं। देखते हैं, देखना पड़ेगा कितने बच्चे यहाँ पर सही हैं। काफी बच्चों ने एक सेकेंड ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया। देखिए आप लोग सेल कांस्टेंट में कंफ्यूजन हो रहे हो, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको कहा क्या जा रहा है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, अभी हमने आपको बताया भी कि ये इक्वल होता है 1/रो, और रो की वैल्यू आर अपान एल होती है, तो मतलब इसे लिखते हो आर एल अपान आर ए। तो इसको अगर हम दिखाएं तो 1/r इंटू एल अपान ए है, तो 1/r को हम सी लिखेंगे और एल अपान ए, विच इज ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस इंटू ये हमारा सेल कांस्टेंट होता है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हैं, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम एल अपान ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिला क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, दैट इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। 10th में ऑप्शन नंबर, 8th में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 10th की तरफ चलते हैं। इट इज 9th। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 कह रहा है कि द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इज इक्वल टू, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर यदि सम कर दें, जोड़ दें, तो क्या आएगा वैल्यू, 0 1 2 3। लिखो, क्या बात है, पहले ही आंसर जी, दूसरा ही आंसर सही होगा। अब कैसे, सब लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, ये 10th बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 1। कौन कौन प्रूव कर सकता है, कौन कौन प्रूव कर सकता है, बताओ जल्दी। दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन की, तो हम जानते हैं T प्लस इक्वल टू क्या होता है, केटायनों का मूवमेंट जो हो रहा है, स्पीड ऑफ केटायन। देखो केटायन ये भी है, प्लस को हम केटायन बोलते हैं, सी फॉर केटायन, यू प्लस लिखिए या फिर यू सी लिखिए, बात एक ही है, अपान यू सी प्लस में यू है। अगर हम टी माइनस की बात करें, ये इट इज एनायन, यहाँ पर एनायन लिखिए, ए लिखिए या फिर यू माइनस लिखिए, बात एक ही है, अपान यू सी प्लस में यू ए। देखो होता क्या है, अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ एनायन अपान में टोटल दोनों का मूवमेंट। ऐसे जब हम ऐड करने के लिए कह रहा है, तो टी प्लस में टी माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस की वैल्यू रखेंगे तो यू सी अपान में यू सी प्लस में यू ए, और टी माइनस की वैल्यू रखेंगे तो यू ए अपान में यू सी प्लस में यू ए। यहाँ पर देख पा रहे हैं यू सी प्लस में यू ए क्या है, हमारा कॉमन है, सॉरी एलसीएम होगा, ऊपर क्या हो जाएगा यू सी प्लस में यू ए, दैट इज कट के हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला टी प्लस टी माइनस इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। देखो समझ में आ रहा है बच्चों, 100% समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। सब लोग चैट सेक्शन में लिखिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ, नहीं हुआ डाउट, अब भी डाउट हो मैं बता दूं, क्लियर 100%। चल अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है इफ यू सी एंड यू ए आर द वेलोसिटीज ऑफ केटायन एंड एनायन। हमने पहले बता दिया कि ये वेलोसिटी है, स्पीड है, कुछ भी कहिए। तो यू सी और यू ए जो है, केटायन की वेलोसिटी हमारा यू सी है और एनायन की वेलोसिटी हमारा यू ए। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इज इक्वल टू, केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, इसमें सोचने की क्या बात, इसलिए आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं ना। आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यार ये तो सभी बता पाएंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब अगर हम ग्रामर की बी की बात करें, सही होगा जो। अब देखिए सही कैसे होगा, हमें कह रहा है हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, तो इसको निकालेंगे तो हम जानते हैं यू सी अपान में यू सी प्लस में यू ए होगा। मिला लीजिए, जो टॉपिक मिल रहा हो उसे मार दीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही होगा। अगला कह रहा है इफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन इज लेमडा सी।
यदि हमारा आयनिक कंडक्टिविटी किसी केटायन की लैम्डा सी है, मान लिया इट इज ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस, ठीक, जो कि इसका ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट कंटेनिंग केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज लेम्डा इनफाइनाइट, द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा? लेम्डा सी इक्वल टू टी प्लस इंटू में लेम्डा इनफाइनाइट, लेम्डा सी इक्वल टू टी प्लस अपान में लेम्डा इनफाइनाइट, लेम्डा सी इक्वल टू लेम्डा इनफाइनाइट माइनस में टी प्लस, या फिर लेम्डा सी प्लस में लेम्डा इनफाइनाइट प्लस टी में टी प्लस। कौन कौन इसको पढ़ा होगा? पहले तो ये लिखिए कौन कौन इसको पढ़ा है। सब लोग पढ़े हैं? सब लोग तो इसको जानते भी होंगे क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काफ़ी बच्चे बता रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात। आप लोग जब पढ़ के सेशन में बैठते हो तब मज़ा आता है पढ़ाने में, अदरवाइज मज़ा नहीं आता। जब पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग बता नहीं पाते हो, इसलिए जब बताते रहते हो तो अच्छा लगता है। अगर हम 12th में ए की बात करें तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा दे रहा है 12th में ए कि लेम्डा सी इक्वल टू टी प्लस इंटू में लेम्डा इनफाइनाइट, मतलब लेम्डा सी इक्वल टू में टी प्लस इंटू में लेम्डा इनफाइनाइट, दैट इज फाइनली आंसर। नोट कर लिए? कंफर्म? चलिए अब हम चलेंगे 13 की बात, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, दिस लॉ इज नोन एज। पहले तो लॉ आपको समझना पड़ेगा, कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ केटायन एंड एनायन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, ये ऑप्शन है। इसको पूछा जा रहा है किसने इसको दिया था। अब अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, कॉलरस लॉ, या फिर आप डेविएकल थ्योरी, आप लोग ये सब पढ़े होंगे तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फाइनली देखकर बता पाओगे कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन, या फिर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन के सम के बराबर होता है। ये किसने दिया था? इसका ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हमारा ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, जो कि होगा नहीं। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होता है। कॉलरस लॉ, हेनरी लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ना तो हेनरी लॉ है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बचा के हमारा कॉलरस लॉ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉलरस लॉ वी कैन डिटरमाइन, हम कॉलरस लॉ के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं वो चीज बताना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, लेम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लेम्डा इनफाइनाइट निकाल सकते हो, आयनिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट निकाल सकते हो ना, या फिर ऑल द अबव, सब के सब फाइंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉलरस लॉ की मदद से आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो आपके पास मिलते हैं 10 सेकंड का टाइम, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। इसका ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कॉलरस लॉ डिटरमाइन कर सकता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेम्डा इनफाइनाइट, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा कहा जा रहा है आयनिक कंडक्टिविटी को निकाल सकता है। तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पेरिंग मतलब कम सॉल्युबल जो होते हैं। और फोर्थ आलाते पर कौन सा सही होगा? दूसरा, पहला, तीसरा, कौन सा? फोर्थ सही होगा ऑप्शन। कुछ बच्चे लिखे हैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो ध्यान से पढ़े होंगे, क्योंकि हमने वहां पर बताया भी है कि जो कॉलरस लॉ होता है किसके लिए डिफाइन होता है। तो ये 4 के चारों ये निकाल सकता है, 3 के तीनों निकाल सकता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, सब लोग जानते हो, 1.02 इंटू 10 टू पावर -14। इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट इतना होता है, ये 1.02 इंटू पावर -14। सब लोग याद होगा यार इसको। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। फर्स्ट हमारे दे रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉलरस लॉ, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर बॉयल्स लॉ। आपके पास फिर से 10 सेकंड का टाइम, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन का उपयोग करिए। लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, कॉलरस लॉ होगा,
नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन होगा या फिर बॉयल्स लॉ होगा, कौन सा होगा? जो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड होगा, फटाफट बताइए। यस, काफी बच्चों ने बताया लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही होल्ड करता है। तो इसका ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ मास एक्शन। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कौन सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है? के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान में 1 प्लस अल्फा इंटू वी, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 प्लस वी इंटू अल्फा, या फिर के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 अपान अल्फा इंटू वी स्क्वायर, या फिर के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। आपके पास फिर 10 सेकंड का टाइम मिलता है, अब की बार आप 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए, लेकिन सोच विचार कर बताइएगा, सभी बच्चों का सही होना चाहिए। 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए आप लोग, लेकिन सभी बच्चों का आंसर जो आना चाहिए वो सही होना चाहिए, याद कर लीजिए, वो सही होना चाहिए। तो क्या सोचा आपने? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखो बच्चों फिर गलत कर रहे हो, काफी बच्चे तो ऑप्शन नंबर डी ही बताए जो कि सही होगा। जो ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं वो गलत है, प्लस नहीं होता, माइनस होता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने फिर से दिखाया कि यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा स्क्वायर अपान 1 प्लस अल्फा इंटू वी देखते हुए कट सही टिक लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। वो होता है कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा ही अंतर है, बस बहुत थोड़ा अंतर है। इसमें कहा जा रहा है अल्फा स्क्वायर अपान में 1 प्लस अल्फा इंटू वी। देखिए अल्फा स्क्वायर अपान में 1 प्लस अल्फा इंटू में वी, और ये ए ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन जो है अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा इंटू में वी। ये सही है, ये गलत है, ये वाला सही है, माइनस होता है, ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा एंड डाइल्यूशन वी एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर रिलेटेड एज। वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, या फिर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, एंड अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये एक प्रकार से हमारा डाइल्यूशन किससे रिलेटेड है, मतलब किस प्रकार रिलेटेड है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम मिलता है, देखते कितने बच्चे सही बता पाते हैं। आई होप आप इसको जरूर सही कर पाओगे। सो फटाफट से हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं इसको, कितने बच्चे सही बताते हैं इसको। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे सही बताते हैं इसको। यस, इसका ऑप्शन नंबर होगा सही सी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। ये सही है। अगर सी पूछा होता तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये सही होता, बट वो वी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए वी उसके आधार पर होता है। अगर काफी बच्चों के मन में आया कि ये कैसे होता है, 17वां क्वेश्चन एक बार फिर से हम और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। विच वन ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आखिर यही कितना क्यों आया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में यही क्यों आया के की वैल्यू बताइए। अगर हम निकालें किसी भी इक्वेशन के लिए ए बी ए प्लस प्लस में बी माइनस, अगर हम इस प्रकार सपोज दैट हमने किया, क्लियर। अगर हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ले, इनिशियल यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर 0 0। अगर फाइनल ले तो यहाँ पर सी 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, या फिर हम इससे लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ पर सी अल्फा निकलेगा और यहाँ पर भी सी अल्फा निकलेगा, क्योंकि जो घटता है वही इधर बचता है। सिंपल, जो घटता है वही तो इधर बचता है। तो इसे हम सी लिखें, सी माइनस अल्फा लिखें, या फिर सी कॉमन कर लें 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसमें सी माइनस सी अल्फा लिखेंगे तो सी अल्फा इधर जाएगा, सी अल्फा इधर बचेगा। जितना घटता है उतना हमारा उस साइड मिलता है। हम जानते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी माइनस में ए बी। वैल्यू रख देंगे, ए प्लस की वैल्यू क्या है सी अल्फा, बी माइनस की वैल्यू भी सी अल्फा, जो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वही रखेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है सी
1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फ़ा। मतलब आपको वैल्यू मिल रही है के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर में अपान 1 माइनस अल्फ़ा, या फिर और वैल्यू हम इसे लिखना चाहें तो सी इक्वल टू 1 अपान वी होता है तो लिख सकते हैं 1 अपान वी अल्फ़ा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फ़ा, विच इज़ वैल्यू आपकी, आप देख सकते हैं ये वैल्यू मिली भी होगी, ये अल्फ़ा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फ़ा इंटू में वी, यही है, यहीं से आता है ये चीज़, नोट कर लेंगे, नोट करिए फटाफट सब लोग नोट कर लीजिए। क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ओबे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कौन सा ऐसा पेयर है जो कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को ओबे करता है। फर्स्ट दे रहा है NaCl KCl, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, हाई इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NH4Cl NH4NO3 या फिर KNO3 Na2SO4 एंड फोर्थ दे रहा है NH4OH एंड CH3COOH। कौन सा ऐसा, जबकि हमने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा नहीं, ये है आपका कॉमन सेंस, हमने कोई फार्मूला इस पर नहीं पढ़ा कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे डायरेक्टली फॉलो कर जाएं। हमने तो फार्मूला पढ़ा जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का भी आपने देखा था, अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू में सी, या फिर नीचे लिखेंगे तो इंटू में भी, ये फार्मूला देखा है। बट ऐसा नहीं देखा कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो उसके लिए आप किस प्रकार निकाल सकते हो, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम मिलता है, कुछ न कुछ अपना दिमाग खर्च कीजिए, वरना बैठे बैठे जंग लगता है तो कुछ दिमाग खर्च किया करो। देखते कितने बच्चे से बता पाते हैं। इस बार तो बच्चे खूब तुक्का लगा रहे हैं, सर ABCD AB, कुछ किसी का तो सही होगा ना, वाह खूब पढ़ रहे हो ना। देखो ध्यान समझना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है, अगर आप देखें तो आपको जो पेयर दिख रहा है NH4OH और CH3COOH, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो सिंपली ये डी ऑप्शन के लिए सही होगा, 19वां का डी इज राइट। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको क्लियर कराएंगे कि कैसे, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आने वाले वीडियो मतलब अगले वीडियो में हम आपको कंफर्म कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, तो कैसे जानेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे जानेंगे कि ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो वो अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। सो चलिए 19 का देख लिए, डी है मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो होता है, इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। एंड 20 जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट आर डाइल्यूशन इज 0 1 2 3। ये तो सभी जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है, इसमें बताने की क्या बात। सो आप लोग 20 में लिख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है 1 हमारा सही होगा, नोट कर लीजिए। क्लियर क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, हम अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप ध्यान से बनिएगा और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आता चला जाएगा।